हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। कि कोई भी कंडक्टर है, लोहा है, ठीक है, उसकी जो रेजिस्टेंस वो किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है और कैसे डिपेंड करती है। और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी क्या चीज़ होती है, ठीक है, इस रेजिस्टिविटी। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अपने इस टॉपिक के साथ फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो कंडक्टर जो है आपकी चीज, कोई भी वायर ले लीजिए तो उसकी रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। लाइक हमारे पास एक ये वायर है, वी हैव दिस वायर हियर। तो ये वायर है, इसकी जो अंदर कॉपर से बनी हुई है, तो इस मटेरियल की रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगी। तो लेट्स सी, बहुत ईजी टॉपिक है और आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आएगी। ओके, बच्चों को सबसे डिफिकल्ट यही लगता है, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी एंड हाउ दे डिपेंड, एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करते हैं। चलो समझते हैं। फिर पहला जो फैक्टर है प्यारे बच्चों वो है लेंथ। क्या है? लेंथ। और जो रेजिस्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है लेंथ के। मतलब अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, याद रखना, ठीक है ना। अगर आपके कंडक्टर की लेंथ बढ़ती है तो उसकी रेजिस्टेंस में भी इंक्रीमेंट होगा। क्लियर? बढ़िया। जो सेकंड फैक्टर है वो कहता है एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जी नहीं है, आर है, CROSS। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है कि कितना एरिया है। जैसे कि हमारे पास ये मार्कर है, तो अगर इसका कोई बोले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो ये दिख रहा है ना यहाँ पे कितना गोला है, ठीक है, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे बीचों से कट करेंगे तो जो एरिया मिलेगा। तो जैसे ये वायर है, इसका कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। जो ये आगे से बहुत ही पतला सा पोर्शन है जो आपको दिख रहा है, ये जितना भी इसका एरिया होगा सर्कुलर शेप का। ओके, तो जो रेजिस्टेंस है वो एरिया पे डिपेंड तो करती है, बट नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब कि जब एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है। मतलब कि जितनी मोटी वायर हम लेंगे उसकी रेजिस्टेंस उतनी कम होगी, और जितनी लंबी वायर लेंगे उसकी रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी। ओके प्यारे बच्चों, जो तीसरा फैक्टर है आपके पास, तीसरा फैक्टर है आपके पास नेचर ऑफ द मटेरियल। क्या? नेचर ऑफ द मटेरियल। मतलब वायर किस लोहे की बनी है, लोहा नहीं बोलना चाहिए, किस मेटल की बनी है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि एल्यूमिनियम भी आपका लोहा है, कॉपर भी आपका लोहा है, सिल्वर, गोल्ड, ये सब मेटल्स है हमारे पास। बट इन सब की जो रेजिस्टेंस होती है वो अलग अलग होती है। अगर मैं 1 मीटर कोई वायर लूं आयरन की और कॉपर की, 1 मीटर वायर ऑफ आयरन एंड कॉपर, उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, तो हम पाएंगे कि जो कॉपर की रेजिस्टेंस है वो कम होगी और जो आयरन की रेजिस्टेंस होगी वो ज्यादा होगी। लेंथ भी सेम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम, बट रेजिस्टेंस डिफरेंट। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग मटेरियल थे। तो आप समझ गए नेचर ऑफ द मटेरियल, मतलब कि किस मटेरियल से बनी है। ओके, और याद रखना सबसे कम रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन मेटल इज फॉर सिल्वर। अगर हम सेम लेंथ और सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की अलग अलग वायर्स इकट्ठा करें अलग अलग मेटल्स की, तो जो सबसे कम रेजिस्टेंस आएगी वो होगी आपकी सिल्वर की, बिकॉज सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑलवेज रिमेंबर इट, ठीक है, याद रखना। कई बच्चे गोल्ड लिख के आ जाते हैं, कई बच्चे कॉपर, कोई एल्यूमिनियम, सिल्वर। चलो, एंड फोर्थ फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स इज टेम्परेचर। व्हाट? Temperature. And what do you mean by temperature? Temperature means कि आसपास के सराउंडिंग का तापमान कितना है। अब फॉर प्योर मेटल्स, मतलब जैसे कि हमारे पास कोई भी मेटल हो गया, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनकी रेजिस्टेंस में इंक्रीज होता है। क्या? रेजिस्टेंस में इंक्रीज होता है। तो रिमेंबर, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस, और नेचर पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। मेटल्स के लिए क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है, बट कुछ उल्टी भी चीजें हैं, लाइक सेमी कंडक्टर। क्या? सेमी कंडक्टर, जिससे आपके कंप्यूटर की चिप्स बनी हुई होती हैं, ठीक है ना, माइक्रो प्रोसेसर्स। तो जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं लाइक जर्मेनियम, सिलिकॉन, इनके साथ थोड़ा केस उल्टा है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इनका रेजिस्टेंस कम होता है। तो रिमेंबर दिस पॉइंट, for metals resistance increases with temperature, for semiconductors resistance decreases with increase in
टेम्परेचर। आई होप ये क्लियर होगा आपको, यू आर वेरी स्मार्ट यू नो। चलो तो ये 4 फैक्टर्स आपने देख लिए। अब हम चल देखते हैं आगे रेजिस्टिविटी क्या चीज है, ये क्या बला है भाई जो बच्चों को कंफ्यूज करके रखती है, बट आज से वो डाउट दूर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट रेजिस्टिविटी। और ये याद रखना जो भी हमने पढ़ा, ओके, भूलने का नहीं, बिल्कुल भी नहीं भूलने का, पढ़ाई करने का। चलो तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं रेजिस्टिविटी, तो प्यारे बच्चों जो रेजिस्टिविटी है जो हमें पढ़ना है, तो इसमें हमने आपको अभी जो फैक्टर्स यूज पढ़े हमने उसका थोड़ा सा यूज होगा, ठीक है। आपको पता है, ये हम नई चीज समझेंगे अभी, इसका एक दूसरा नाम भी होता है, वो भी लिख लीजिएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, नॉट जस्ट रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ओके। और इसका जो सिंबल होता है वो होता है रो, ठीक है, क्या, रो, ये पी जैसा बट कर्व में, ठीक है ना। दिख भी रहा है आपको, नहीं दिखेगा तो बता देना, ठीक है ना, और जो डाउट्स है वो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, ओके। ओके, रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अभी हमने पढ़ा था जस्ट एक स्टेप पहले कि जो रेजिस्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, पहली इक्वेशन। जो रेजिस्टेंस होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दें, इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन कर दें, तो हमारे पास आर की वैल्यू क्या आ गई, आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, दिख भी रहा है ना, आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। अब यहाँ से हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो हमें कुछ ऐड भी तो करना पड़ेगा, कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो करते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो आपकी रेजिस्टेंस है ये प्रोपोर्शनल हो जाएगी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो हम इक्वल टू लगाते हैं और एक कांस्टेंट रो एल अपॉन ए। वी हैव गॉट आवर रो। जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, क्योंकि हमने प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो एक कांस्टेंट लगाया। अब यहाँ से हम रो को आर के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, देखो रो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ नीचे दिख रहे हैं, रो हो जाएगा आपका ए मल्टीप्लाई में जाएगा आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल। क्या समझे, क्या समझे, क्या समझे, ये एक ही एक्सप्रेशन है, यानी कि जो रो है वो न्यूमेरिकली ये है रेजिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन लेंथ, ठीक है। अब एक चीज समझो, अगर यहाँ पे हमें डिफाइन करना है, अगर हम एरिया को लिख देते हैं, कोई हमारे पास कोई भी चीज़ है जो कंडक्टर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 मीटर स्क्वायर, और हमने जो लेंथ ली, लेट्स से कि हमने 1 मीटर लेंथ ले ली, उस केस में रो कितना हो जाएगा आपका, उस केस में रो कितना हो जाएगा, आर अपॉन एल, आर इंटू एरिया की जगह 1 मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ की जगह 1 मीटर, तो 1 तो 1 ही रहेगा, रो की वैल्यू हो जाएगी क्या, आर, ठीक है ना, 1 1 कट गया सिर्फ, रेस्ट यार, रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस न्यूमेरिकली। मतलब न्यूमेरिकली अगर किसी कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो और उसकी लेंथ 1 मीटर हो, तो जो न्यूमेरिकली रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की वैल्यू सेम आएगी, बट ये दोनों सेम चीज नहीं है, सेम चीज नहीं है। देखो, क्योंकि देखो अगर हम यहाँ से यूनिट निकालें, आपका रो की यूनिट निकालते हैं हम, लेट्स फाइंड आउट द एसआई यूनिट ऑफ रो, एसआई यूनिट ऑफ रो, सारे डाउट्स दूर होंगे, डाउट आएंगे ही नहीं, समझते चलो बस। एसआई यूनिट ऑफ रो, तो रो की एसआई यूनिट क्या है हमारे पास, रेजिस्टेंस की यूनिट हमें पता है क्या होती है, ओम, ओम, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो देखो यहाँ मीटर स्क्वायर है, नीचे मीटर, इसकी पावर 1 है, तो एक पावर से कटेगा तो सिर्फ क्या बच जाएगा, ओम मीटर। तो जो रेजिस्टिविटी होती है उसकी यूनिट होती है ओम मीटर, ओम मीटर। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, जस्ट ओम, रेजिस्टिविटी की क्या यूनिट है, ओम मीटर, ओके। तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, बट ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी तब जब हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंगे 1 और लेंथ भी लेंगे 1 मीटर। तो इनका जो डिजिट आएगा, यूनिट्स तो डिफरेंट होंगी बट न्यूमेरिकली दे विल बी सेम। लाइक देखो 5 किलो आपने आलू लिया और 5 मीटर आपने कपड़ा लिया, तो ऑब्वियसली बात है वजन और लेंथ में तो फर्क है, बट न्यूमेरिकली दोनों 5-5 है ना, दैट्स लाइक इट, ओके। रो इज इक्वल टू आर, क्लियर है बात। अब इसको थोड़ा डेफिनेशन की टर्म्स में लिखते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो आपको लिखना ही पड़ेगा ना डेफिनेशन की टर्म्स में, तो लिख लो जल्दी से।
रिपीट कर लेना, ठीक है। तो लिखिए, अच्छे से नोट डाउन करिए। रेजिस्टिविटी of a conductor is numerically equal to the resistance of a conductor when its area of cross section is 1 meter square and its length is also 1 meter। क्लियर बात, कोई दिक्कत वाली बात? तो लिख देते हैं, हमें पता है कई लोग नहीं लिख पाए, बट लिख लो सभी, ठीक है ना। तो the resistivity of a conductor is numerically equal to the resistance of a conductor whose area of cross section is 1 meter square and length is 1 meter। या फिर कई जगह ऐसे भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज यूनिटी। यूनिटी का मतलब ही 1 होता है एंड लेंथ इज ऑल्सो यूनिटी। तो कई जगह 1 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर की जगह यूनिटी लिखा होता है, क्योंकि यूनिटी का मतलब ही वही होता है। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही काम आएगा, हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, इसकी एसआई यूनिट है ओम मीटर, और ये रेजिस्टेंस के ही इक्वल है अगर लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिटी हो, यानी 1 1 हो, ठीक है। बट हमेशा 1 ही थोड़ी ना होगा, मैं 10 मीटर की वायर भी तो ला सकता हूँ, 10 मीटर की, तो उस केस में थोड़ी ना हो जाएगा, ठीक है। तो रिमेंबर इट, ओके। चलो, ये आप समझ गए। तो अब देखते हैं ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इससे पहले हमने देखा था कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब हम देखने जा रहे हैं कि रेजिस्टिविटी किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो लेट्स डू इट प्यारे बच्चों, रुकना नहीं है, बढ़ते चले जाना है, चलो। नोट डाउन करते रहना साथ में, ये नहीं कि बस देखे जा रहे हैं, क्योंकि पहले समझ लो, पॉज करके नोट्स बना लो, क्योंकि नोट्स रहेंगे तो ये लास्ट मोमेंट पे काम आते हैं, इन द एंड, जब सिचुएशन होती है बहुत खराब, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आगे। तो हम जो बात कर रहे थे आपसे, फैक्टर्स किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टिविटी डिपेंड्स। तो पहले हम जरा बता देते हैं, देखो प्यारे बच्चों, जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी ये डिपेंड करती है आपके टेम्परेचर पे। किस पे? टेम्परेचर। और ये भी कहानी वही है, मेटल्स फॉर प्योर मेटल्स रो increases with rise in temperature। सेम फॉर रेजिस्टेंस जो था कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेटल्स का भी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, ओके। रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है। बट फॉर सेमीकंडक्टर्स रो decreases with rise in temperature। क्या कहना चाहते हैं? फॉर सेमीकंडक्टर क्या है आपके पास? सिलिकॉन। इनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है मेटल नॉन मेटल दोनों से, ठीक है ना। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, और भी होते हैं बट अभी आपके लिए इतना ही काफ़ी है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो इनकी जो ये स्पेशल पॉइंट्स है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे से मिस आउट कर देते हैं, तो हम चाहते हैं कि आपके 1 नंबर भी ना कटे, ठीक है ना। आप लोग पक्का 98% स्कोर कर सकते हो। सुनने में बहुत वो लगता है,
बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बट होता नहीं है, ठीक है। बस आपको सही गाइडेंस और डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन चाहिए। गाइडेंस, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, सब हो जाएगा, ठीक है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो इसमें क्या होता है, रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है टेम्परेचर के बढ़ने के साथ। क्लियर है बात। अब देखो अलॉयस का भी लिख लो आप थोड़ा सा। जो अलॉयस का होता है, इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो लगभग नेग्लिजिबल चेंज होती है। नेग्लिजिबल चेंज तो होती है, मतलब बढ़ती है, लेकिन बहुत ही कम बढ़ती है। नेग्लिजिबल या फिर वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल increase in resistivity with rise in temperature। ये पॉइंट ध्यान रखने का, ठीक है ना। अलॉयस पता है ना क्या होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और ए नॉन मेटल इज कॉल्ड ए व्हाट, अलॉय। जैसे कि आपका निकल हो गया, कॉन्स्टेंटन हो गया, ठीक है ना। ये वो मटेरियल्स हैं जो कि ज़्यादा, एक से ज़्यादा तरह के मेटल्स को मिक्स करके बने हुए हैं, जैसे आपका स्टेनलेस स्टील हो गया, ओके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, समझ गए बात को। प्योर मेटल्स का रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगा टेम्परेचर के साथ, सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी टेम्परेचर बढ़ने के साथ। अलॉयस का क्या होता है, इनकी रेजिस्टिविटी में ज़्यादा कुछ खास चेंज ही नहीं आता है विद राइज इन टेम्परेचर। बहुत बढ़िया। तो हमने टेम्परेचर वाला फैक्टर देख लिया, बहुत डिटेल में देख लिया, क्योंकि डिटेल में पढ़ना जरूरी है। जो बच्चे क्यूरियस होते हैं, हमारा नाम ही क्यूरियोसिटी फ्लो है, तो हमारा काम ही यही है कि आपकी क्यूरियोसिटी जगाए रखें, ठीक है ना। चलो, ये हो गया हमारे पास टेम्परेचर पे हमने देख लिया और समझ गए, हम समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर। नेक्स्ट फैक्टर है ये आपका नेचर ऑफ द मटेरियल। एक फैक्टर वो था टेम्परेचर, मतलब कि रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, और कैसे कैसे डिपेंड करती है तो आपने देख ही लिया। और अभी सेकंड फैक्टर है नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल मतलब अलग अलग सब्सटेंसेस की रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है और यूनिक होती है। तो हमें अगर रेजिस्टिविटी गिवन है यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया की, तो हम उसको देख के भी बता सकते हैं कि कौन सा मेटल हो की रेजिस्टिविटी है ये। अभी यहाँ पे एक टेबल है, मैं आपको यहाँ पे दिख जाएगी, थोड़ा और साइड हो जाता हूँ। यहाँ पे हम आपको रेजिस्टिविटी की टेबल डाल देंगे, जिसमें आप अलग अलग मेटल्स की रेजिस्टिविटी देख सकते हो कितनी होती है, ठीक है ना। बट ये रेजिस्टिविटी किन के लिए है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, 1 मीटर इन लेंथ। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, देखो अगर आपके पास एक क्यूब मान लेते हैं, एक स्क्वायर बना है जिसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, और इसी को हमने लंबा कर दिया, इसी को हमने लंबा कर दिया, 1 मीटर कर दिया हमने, क्या 1 मीटर कर दिया। तो आपके पास एक क्यूब बन जाएगा ना। अब मान लीजिए इसकी लेंथ भी है वो है 1 मीटर, और इसका एक मतलब कोई भी साइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर। तो इसका जो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि जब हम रेजिस्टिविटी की बात करते हैं तो हम 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के कंडक्टर की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ 1 मीटर, तो वो 1 मीटर क्यूब का मतलब वो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का एक क्यूब की तरह हम उसे ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, बढ़िया। चलो, तो नेचर ऑफ द मटेरियल मतलब वही कि अलग अलग मटेरियल्स का रेजिस्टिविटी अलग अलग होता है। अब याद रखना, जो मेटल्स होते हैं प्योर मेटल्स, उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होती है। अलॉयस की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है मेटल से, और जो लास्ट में आपके इंसुलेटर्स हैं उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत 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 ज़्यादा। सबसे कम प्योर मेटल और सबसे जो कम है वो है सिल्वर। अगर मैं आपको बताऊं तो सिल्वर का होता है 1.6 × 10⁻⁸। जैसे कि आपके पास सिल्वर है, सिल्वर पता है ना, सिल्वर का केमिकल सिंबल Ag, ठीक है ना। सिल्वर की जो रेजिस्टिविटी है वो है 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। ये सबसे लोएस्ट है, इसलिए तो कहते हैं सबसे बेस्ट कंडक्टर है। और इसके बाद अगर बीच में आपको लिखा है, जैसे कि कोई अलॉय का लिखवाएं, हम आपको नाइक्रोम का लिखवाते हैं, निक्रोम अलॉय है, पता है किस किस चीज़ का, निकल का, क्रोमियम का, मैंगनीज का और आयरन। निकल, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन,
याद रखना 4 चीज़ों से मिलकर बना है ये नाइक्रोम। निकल, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन। इसकी रेजिस्टिविटी है, इसकी जो रेजिस्टिविटी है ये है सिल्वर की रेजिस्टिविटी, और ये हमारा निक्रोम की रेजिस्टिविटी जो है आपके पास ये अलॉय है, ठीक है ना। ये एक प्योर मेटल है, ये एक अलॉय है। इसकी रेजिस्टिविटी है 110 × 10⁻⁸ ओम मीटर। समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा, लगभग 60 टाइम्स, ठीक है। 60 नहीं, लगभग 60-70 टाइम्स, ठीक है ना, क्योंकि 1.6 को आप 70 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग यहाँ तक पहुँचोगे। तो इससे समझ सकते हैं कि अलॉयस की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू प्योर मेटल। और वहीं पर अगर आप किसी चीज़ का लो, इंसुलेटर्स लाइक, इंसुलेटर का जैसे क्या बोलते हैं कि रबड़ का ले लेते हैं, तो अगर आपने रबड़ लिया, ये क्या है, इंसुलेटर। रबड़ की जो रेजिस्टिविटी है वो तो भाई 10⁻13 से लेकर 10⁻16 ओम मीटर। कितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा रेजिस्टिविटी, ठीक है। और आपको पता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, ρL/A। तो जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। क्लियर बात। इसीलिए इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा, मेटल्स की रेजिस्टिविटी सबसे कम, अलॉयस की रेजिस्टिविटी मेटल से ज़्यादा, और जो आपके एक सेमीकंडक्टर थे, सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी इनके बीच में रहती है, मेटल और कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लगभग। जैसे कि अगर हम आपको एक स्पेसिफिक एग्जांपल दें तो जर्मेनियम की जो होती है रेजिस्टिविटी ऑफ जर्मेनियम वो है लगभग 0.6 ओम मीटर। तो समझ रहे हो ना, ये कहाँ 10⁻⁻8 यानी बहुत ही कम। अलॉय की भी ज़्यादा ही है, फिर भी कम ही है, बट इसकी बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बीच में है 0.6 ओम मीटर नॉर्मल। लेकिन रबड़ की कहाँ 10⁻13 ट्रिलियंस में है, ठीक है ना, बिलियंस में। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, और कोई डाउट होगा तो आप पूछोगे ज़रूर। तो ये समझ गए कि जो रेजिस्टिविटी होता है 2 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ द मटीरियल पे। इसके अलावा ये किसी और फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। ये जो रेजिस्टिविटी होती है ये लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, ये रेजिस्टिविटी एरिया के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती। मतलब कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, उसकी लेंथ अगर मैं बढ़ा दूं या उसे काट के छोटा कर दूं तो भी उसकी जो रेजिस्टिविटी है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इट विल रिमेन सेम। अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बढ़ा दें या घटा दें तो भी रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा। सो रिमेंबर इट, ओके। तो इसी के साथ आपका ये रेजिस्टिविटी वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए आज जो आपने करा, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।